बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे? आज एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स करने वाले हैं, है ना? तो स्यूडो फोर्स एक्चुअली में तो कोई रियल फोर्स है नहीं, बट इसकी मदद से हम लोग कुछ कुछ सिचुएशंस पे क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है कि आप स्यूडो फोर्स अप्लाई ही करो। तो कुछ कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि स्यूडो फोर्स की मदद से हम लोग क्वेश्चन को इजी कर पाते हैं, बट वहां पे कुछ कंडीशंस होता है, हम लोग हर वक्त ये स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकते। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कब स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं, कब स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकते। तो देखो, सबसे पहले फ्रेम को समझो। फ्रेम क्या है? फ्रेम बेसिकली वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है चीजों को, है ना? तो ऑब्जर्वर जो है, या तो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा या तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई ग्राउंड पे इंसान खड़ा है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है ना? तो उस टाइप के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे। और अगर ऐसा ऑब्जर्वर जिसका कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो हम लोग उसको बोल देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखना कि देखो, इनर्शियल फ्रेम अगर होता है तो न्यूटन लॉज तो वैलिड है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो आप क्या लगाने वाले हो? स्यूडो फोर्स। अभी स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखो, जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाते हो, तो क्या होता है, तुम रियल फोर्सेस दिखाते हो। अब रियल फोर्सेस दिखा रहे हो तो तुम न्यूटन्स लॉ लगाने जाते हो, बट न्यूटन्स लॉ तो डायरेक्टली लग नहीं सकता। तो हम लोग एक करेक्शन फैक्टर उसमें डालते हैं, वो करेक्शन फैक्टर और कुछ नहीं, एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही आता है उस समय। कंसेप्ट मतलब बोल सकते हैं एक करेक्शन टूल है, दैट्स इट। ये कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग सा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना? ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स है। इसकी वैल्यू कैसे देते हैं? तो स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब जो भी ऑब्जर्वर जिस मास को ऑब्जर्व कर रहा है उसका मास लेना है, और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर लेना है। मतलब जब आप वैल्यू पुट करोगे स्यूडो फोर्स की, तो मास ऑफ पार्टिकल लोगे, और जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन लेना है। ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक से एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर एक एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, let's say one elevator is moving in the upward direction, so there are two observer in this case. One observer is sitting inside of the elevator. Let's say that observer is observer 2. Okay, so this observer 2 is nothing but it is in the non-inertial frame. That means its acceleration is not equal to zero. तो अगर कोई इंसान एलिवेटर के अंदर बैठा है, एलिवेटर खुद मूव कर रही है, ठीक है, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। वैसे ही जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, वो कैसा फ्रेम हो जाएगा? वो एक इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये लगा सकता है न्यूटन्स के लॉ, बट ये न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकता, बाय द हेल्प ऑफ सम करेक्शन वो लगा सकता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं एफबीडी बनाया, एक ऑब्जर्वर वन ने जो एफबीडी बनाया वो कुछ ऐसा बनाएगा। उसको mg कुछ नीचे की तरफ दिखेगा, नॉर्मल लगता हुआ दिखेगा, और उसको जो एक्सेलरेशन दिख रहा है इस बॉक्स का, वो तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो सेकंड लॉ के हिसाब से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, दैट इज नेट फोर्स along the acceleration is equals to ma, right? So from here normal is coming out as mg plus ma. Similarly, if let's say this observer 2 is drawing the fbd, so what he will apply the forces? One is the normal, that is in the upward direction, another one is the mg, है कि नहीं? एक नॉर्मल ऊपर दिखाएगा, नीचे mg दिखाएगा। साथ ही साथ, क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स को शो करेगा, है ना, जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स का वैल्यू मास ऑफ दिस पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर हो जाएगा। और डायरेक्शन देखो, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसको एक्सेलरेशन ए नहीं दिखेगा, इसको एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? जीरो दिखेगा। दैट मीन्स ये जो देख रहा है इस बॉक्स को, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना? दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विच इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज जो अंदर में इंसान बैठा है उसको तो ये बॉक्स रेस्ट पे दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा? अरे भाई, बॉक्स तो मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो बस इसमें एक्स्ट्रा फोर्स वो लगा करके अपना काम करता है, सो दैट आंसर सही आ जाए। तो यहाँ पे
जब नॉर्मल आप लिख रहे हैं तो देखो m इंटू जी प्लस ए आ रहा है। तो मैं बोला कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि आप एक ग्राउंड पे ही बैठे हैं, बस वहां का जी जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो कुछ डिफरेंट सा आपको दिख रहा है जो कि है जी इफेक्टिव। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये अब ग्राउंड का बॉक्स हो गया, जिसमें ये क्या लगाएगा, एन इक्वल टू एम जी। बट एम जी की जगह पे ये जी इफेक्टिव लगाएगा। तो जी इफेक्टिव का एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, दैट इज जी प्लस ए। तो जब भी एलिवेटर ऊपर जाएगा आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि हम ऐसे ग्राउंड पे चले गए हैं जहां पे जी इफेक्टिव लग रहा है, और वो जी इफेक्टिव जी प्लस ए है। सिमिलरली अगर मान लो बॉक्स क्या हो जाए, नीचे की तरफ आए, बॉक्स अगर नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन जो है लेस देन जी है, तो उस केस में जी इफेक्टिव जी माइनस ए है। आपको ध्यान रखना है जब नीचे आता हुआ एलिवेटर होगा तो एक्सेलरेशन जो है लेस देन जी होगा तो ही ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इक्वल टू जी या ग्रेटर देन जी हो गया तो उस केस में हम लोग को थोड़ा अलर्ट हो जाना है, बिकॉज अगर नॉर्मल कैलकुलेशन की बारी आ गई या टेंशन इन द स्ट्रिंग की कैलकुलेशन की बारी आ गई, उस केस में दोनों का आंसर जीरो होने वाला है। ठीक है, तो अगले किसी और वीडियो में मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग स्यूडो फोर्स के कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह का आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एक जिसमें क्या है, इस बार एलिवेटर नहीं लेकर के एक कार्ट है जो कि राइट हैंड साइड मूव कर रहा है ए से। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको ये पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे दिख रहा होगा, बट ये रेस्ट पे दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्यूडो फोर्स अगर लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड आएगा जो कि क्या हो जाता है एम ए, और नीचे की तरफ क्या आता है एम जी। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जो आ जाएगा वो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो जी इफेक्टिव आने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो m इंटू जी इफेक्टिव को बैलेंस आउट करेगा, जहां से हमें आंसर मिल रहा है m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में अक्सर डाउट आता है बच्चों को, तो इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ कार्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन ए, ओके, मतलब मैंने इसको फ्रीली छोड़ा नहीं है, मैं इसको कुछ एक्सेलरेशन ए से नीचे लेके आ रहा हूं। तो आपसे पूछ लेता है दैट if this is the axis that is perpendicular to this ceiling and this alpha is the angle made by this pendulum with this perpendicular axis, so what is the value of this alpha? So what we'll do in this question, हम लोग सीधा सीधा एबीडी बनाएंगे। अगर एक ऑब्जर्वर अंदर बैठ गया तो वो ये वाली स्यूडो फोर्स लगाएगा और अगेन उसको ये रेस्ट पे दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं वो अगर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करता है mg को mg sin थीटा mg cos थीटा में, और एक स्ट्रिंग के वजह से जो टेंशन लगने वाला फोर्स है वो लगाता है, तो उसे क्या दिखता है कि भाई ये तो अल्फा है, ये कौन सा एंगल है 90 माइनस थीटा। ओके, तो आप देखो जरा ध्यान से, क्या मैं tan अल्फा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। tan अल्फा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन horizontal force, I can say write this, right? So mg sin theta minus ma upon mg cos theta। अब इसमें एक स्पेशल केस डायरेक्टली जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर a जीरो हो जाए, सॉरी a जीरो को नहीं लेंगे, a मतलब बेसिकली अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, a अगर g sin थीटा के बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा कब जीरो होगा ये पता करना है। तो a को क्या रखना पड़ेगा, देखो इस इक्वेशन में g sin थीटा रखना पड़ेगा, जी साइन थीटा रखना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका इंजन बस मैंने ऑफ कर दिया है, तो इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा से नीचे आएगा वो कार्ड। तो ए जब जी साइन थीटा होगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। वाई, बिकॉज अल्फा विल बिकम जीरो, दैट मीन्स दिस string will become in this direction. So this tension must be balancing this mg cos theta, right? तो आपको ये चीज याद रखना है, मतलब दो रिजल्ट्स अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सीधी सी बात है आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। एक कि अल्फा जीरो कब होता है, जब ए की वैल्यू जी साइन थीटा हो जाती है, और टेंशन किसके बराबर हो जाता है, एम जी कॉस थीटा। तो ये दोनों रिजल्ट अगर आप दिमाग में रखते हो तो डायरेक्टली आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो एक कुछ मंकी प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तो बेसिक सा प्रॉब्लम है, तो फ्रेमवर्क मैं आपको रेडी करके दे रहा हूँ, इस पे और भी एप्लीकेशन पॉसिबल है। तो in the next video maybe I'll just make the another video on the basis of monkey problem. Okay, so in this problem what is happening, the monkey is going in the upward direction, let's say with acceleration a. So what we need to find, we need to find out the tension at this point. Okay, so what will happen, this, as you can see,
the monkey is going in the upward direction. Let's say one observer is just hanging with his rope, sorry, tail, right? So according to this observer, this monkey is at rest, yes or no? As you can see, the observer is having some acceleration. That means he has to apply some pseudo force. So I can say ना, this is the same problem as that of elevator. Elevator में क्या हो रहा था, ऊपर जब जा रहा था वहां जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आया था जी प्लस ए. तो मंकी के केस में भी आप लगा सकते हो टेंशन इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए. सिमिलरली if the monkey is coming in the downward direction with acceleration less than g, then I can say tension equal to m into g effective. If acceleration is greater than g or equal to g, then the tension will become zero in this case. Okay. Similarly, one another example we can say, लाइक ये क्वेश्चन को अगर मैं बहुत ही जल्दी करना चाहता हूँ तो मेथड वन पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भी आपका बेसिक मेथड है बाय द हेल्प ऑफ एफबीडी वो हम लोग कर लेते हैं. तो एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है. एज यू कैन सी दिस मास 2m mass and 3m mass both are having same acceleration, so I can take it as one system. Let's say the system mass is having 5m. ओके. तो इस पे टोटल फोर्स आप बाहर से क्या देखोगे 5mg. तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा. तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो 5mg माइनस mg अपॉन 6m. So from here we are getting the acceleration. Now what if the tension in the string A we need to calculate, right? So इसके लिए तो डायरेक्टली आपने एटवुड मशीन में पढ़ा था कि अगर एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक है तो 2 इंटू एम वन, 2 इंटू m2 बाई m1 plus m2 into g होता है, right? So I will treat this whole mass as one mass. Okay, that is 5m mass. So 2 into m into 5m upon 5m plus m into g. So यहां से आपका TA आ गया. But what if we need to find out TB? तो TB के लिए हमें क्या करना पड़ता था, किसी एक का FBD बनाना था. Either we can draw the FBD of 2m mass or we can draw the 3m mass FBD. सो 3m मास का अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ 3mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टीबी लग रहा है और ये नीचे आ रहा है. तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज हाउ मच 3mg माइनस टीबी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द एक्सेलरेशन टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब देखो अगर मैं बोलूं कि इतना मैं नहीं करना चाहता, अब मैं थोड़ा सा स्यूडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो लेट से मैं 3m पे ही अगर मैं बैठ जाऊं, 3m पे ही बैठ जाऊं, तो ये एक तरह का मुझे फील आएगा कि यार मैं एक एलिवेटर के अंदर आ गया हूं जो कि 3m मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है और ये पूरा एलिवेटर नीचे की तरफ ए से आ रहा है. तो यहाँ पे क्या मैं टेंशन टीवी को डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3m इंटू जी इफेक्टिव. तो जी माइनस क्या लिखोगे ए वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2/3g. तो यहाँ से देखो mg आ रहा है. तो आप यहाँ पे समय बचा सकते हो, है ना? यहाँ पे आप समय बचा सकते हो. आप यहाँ पे टीए के लिए भी कर सकते थे अगर आप ये एज्यूम करो कि ये मास एक एलिवेटर के अंदर है जो कि ए से जा रहा है. तो टी के लिए आप सीधा सीधा लिख सकते हो m इंटू जी प्लस ए. तो यहाँ से देखो आंसर आ जा रहा है हमारा g प्लस 2g/3. तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 5mg/3. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका समय थोड़ा बच रहा है और कुछ नहीं. ठीक है. आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसमें भी आपका टाइम सेव ही हो रहा है. बट ये सारे फॉर्मूला एंड ट्रिक्स मैं किसके लिए प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपका ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ रहा है, नीट में आ रहा है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन इट इज ओके. बट इफ इट इज अबाउट जेई एडवांस, तो जेई एडवांस में आप ट्रिक्स पे डिपेंडेंसी ना बनाए, है ना? बेसिक्स को दिमाग में रखे तो बेटर रहेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लूं, जैसे इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक वेज को आप मिनिमम कितना एक्सेलरेशन दोगे, है ना? सो दैट दिस mass m will be having rest with respect to the wedge. मतलब ये मास जो है वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, आप a को कितना वैल्यू रखोगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है. तो क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं, अगर एक ऑब्जर्वर इस वेज पे ही बैठा है तो उसको ये मास क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा. क्योंकि ये ऑब्जर्वर खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो ये एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा, mg की तरफ, mg नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, नॉर्मल जो है इस सरफेस से मिलेगा. तो यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, n इंटू एम जी इफेक्टिव कर सकते हो आप लोग. यहाँ पे g इफेक्टिव इस केस में कितना आ जाएगा, √g² + a². ठीक है. tan थीटा अगर आप निकालना चाहते हो तो ma अपॉन जी करोगे, ma अपॉन mg करोगे तो यहाँ से a अपॉन जी आ जाएगा. फ्रॉम देयर यू विल कैलकुलेट a विच इज g tan थीटा. तो ये रिजल्ट अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम फिर से सेव हो जाएगा. तो फोर्स कितना लगाने वाला है, क्योंकि ये दोनों मास इस सिस्टम में इंक्लूड है, इसलिए हम टोटल मास को m प्लस स्मॉल m लेंगे इनटू इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है. अब देखो इसी वेज वाले प्रॉब्लम में जस्ट थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है. उसमें क्या होता है कि अगर इस वेज को आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछता है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वेज. ओके, सो दैट
द ब्लॉक विल जस्ट लूज द कॉन्टैक्ट। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ये मास जस्ट लूज कर रहा है कैपिटल एम को। तो अगर आप फिर से इस वेज पे ही बैठ जाओगे तो एक स्यूडो फोर्स आप इस तरफ दोगे, एक mg फोर्स तुमने दिया। अब देखो, जस्ट लूज करने वाला है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर को इसका मोशन अभी दिख नहीं रहा है। ऑब्जर्वर को इसका मोशन अभी दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स नेट फोर्स उसको दिखेगा जीरो। तो आप बोल सकते हो कि इस वाली लाइन के अलोंग नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए साइन थीटा। तो यहां से ए का आंसर जो आ जाता है जी कॉट थीटा। अक्सर स्टूडेंट्स ये दोनों रिजल्ट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें दोनों एक साथ चल रहे हैं तब जी tan थीटा लेना है। जब ये अलग हो जाएगा, ये लूज करेगा कॉन्टैक्ट, तो जी कॉट थीटा। तो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब ये मास बड़े वाले वेज को लूज करेगा उस समय आंसर जी कॉट थीटा आएगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे इस बार? इस बार देखो एक और गलती हो सकती है कि आप ये m प्लस कैपिटल M एक साथ सिस्टम में ले लें। एक्चुअली क्या है, लूज हो गया कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स ये इसके साथ मूव नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M को आप सिस्टम में लोगे, तो एम जी कॉट थीटा विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आपसे पूछ लेता है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ए। तो अब ये एटवुड मशीन अगर मैं एक एलिवेटर के अंदर डाल दूं, तो आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है उसके लिए एक नई दुनिया आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ग्राउंड वाला ही अगर सिचुएशन आप ले ले, जैसा आपने एटवुड मशीन में किया था, उसमें बस जो भी आप फॉर्मूला देखे हो उसमें जी की जगह जी इफेक्टिव लगा दो तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये भी अगर आप दिमाग में रखोगे तो बेसिक क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, तो अगर दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आया तो आप कर पाओगे। ठीक है। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में, अब यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम क्यों लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो आप लोग। जैसे कि अगर मान लो दो ब्लॉक से कुछ इस तरीके से कुछ एंगल दे रखा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों तरफ से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री और 53 डिग्री इस तरीके से दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप फोर्सेस को ब्रेक डाउन करोगे तो इस तरफ 30 न्यूटन दिख रहा है और इस तरफ कितना दिख रहा है, 12 न्यूटन। ये कैसे आ रहा है, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, उसको मैंने सॉल्व किया है। तो आप देखो 30 न्यूटन क्योंकि ज्यादा फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो ठीक है, इजिली आप निकाल लोगे। बट हो सकता है आप हड़बड़ी में क्या करो, क्योंकि सर आपने तो बताया था 2 × G + A कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो मोशन है किसी इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है, तो यहाँ का जो जी है वो जी नहीं, जी का कुछ कंपोनेंट है, जी साइन थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू विल गो बाय दिस मेथड कि जो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाया था उसमें ए प्लस जी साइन थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। या तो मैं बोलूंगा इसमें आप जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट ना लगा करके ग्राउंड फ्रेम से करो, ज्यादा सही आंसर आएगा। हो सकता है हड़बड़ी में गलती हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ मैं फ्रिक्शन का कुछ एप्लीकेशन ले लेता हूँ। जैसे कि आप देखो एक कार्ट है, कार्ट में एक बॉक्स ऐसा लटका पड़ा है, लटका नहीं पड़ा है मतलब एक तरीके से चिपका पड़ा है ना। तो आपसे पूछ लेता है कि मिनिमम एक्सेलरेशन आप बता दो सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट स्लिप, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो यहाँ का नॉर्मल बढ़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल बढ़ेगा तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। मतलब हमको क्या रखना है, अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इधर की तरफ नॉर्मल, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो रेस्ट पे दिखेगा और ये स्यूडो फोर्स लगाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा, एमजी नीचे की तरफ लगाएगा। तो ये इसको रेस्ट पे दिखने वाला है, तो हम बोल सकते हैं अगर इसको स्लिपिंग नहीं होने देना है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एमजी से ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए। राइट, ये आपको दिमाग में रखना है। तो म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी। तो यहां से म्यू इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ रहा है, तो ए का जो वैल्यू आ गया जी बाई म्यू आ गया। ठीक है, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो जी बाई म्यू है, इससे ज्यादा रहेगा तो वेल एंड गुड है ना। इससे ज्यादा कर दोगे तो लिमिटिंग वैल्यू के फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू जो है फ्रिक्शन वाली वो बढ़ जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। क्लियर है। अब देखो इस तरह का भी केस आता है जिसमें कि ड्रम जो है रोटेट कर रहा है कुछ ओमेगा से, तो आपसे पूछ लेता है दैट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट स्लिप। ओके, तो अगर फिर से मैं ड्रम के अंदर ही एक ऑब्जर्वर को बैठा दूं तो इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये चिपका हुआ ऑब्जर्वर है, चिपका हुआ ड्रम के साथ चिपका हुआ ऑब्जर्वर है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्जर्वर भी यहीं पे चिपका हुआ। तो इस ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो ये स्यूडो फोर्स लगाएगा ये रेडियली आउटवर्ड लगाएगा जो कि एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जा रहा है। राइट, यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा ड्रम से, है ना, इस मास को, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एम जी। तो हम लोग क्योंकि लिमिटिंग केस ही कर रहे हैं कि ओमेगा मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि फिर से एक डिस्क है। अब ये ऑब्जर्वर जो है एक्चुअली यहाँ पे इसी इसी वाले बॉल बॉक्स पे ही बैठा है, इस क्वाइन पे बैठा है लेट से। ठीक है,
एक्चुअली ये ऑब्जर्वर मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, यहाँ पे बैठा है कॉइन पे। तो ये कॉइन मूव कर रहा है इस डिस्क के साथ ही, है ना। तो ये आपको बता देना ओमेगा मैक्सिमम कितना हो जाए, सो दैट दिस कॉइन विल नॉट स्लिप, दिस कॉइन विल नॉट स्लिप। तो ऑब्जर्वर अगर कॉइन पे ही बैठा है तो ऑब्जर्वर को फिर से ये कॉइन किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। ये क्योंकि इस ऑब्जर्वर की वजह से लगा रहे हैं हम लोग स्यूडो फोर्स, तो बाहर की तरफ रेडियली बाहर की तरफ लगेगा स्यूडो फोर्स। अब नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी इस तरफ। तो फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इस एम ओमेगा स्क्वायर आर से या तो ज्यादा हो जाए या तो इक्वल हो जाए, तो यहाँ से फिर से ओमेगा का आंसर आ गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जो बैठ रहा है वो उस कॉइन पे ही बैठ रहा है, इस केस में ऑब्जर्वर जो चिपक रहा है वो इस ड्रम पे के एज पे ही चिपका हुआ है, ठीक है ना। तब हम स्यूडो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड का एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है जिसमें कि वी मैक्स और वी मिन आपसे पूछ लेता है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एफबीडी ड्रॉ करने में कि वी मैक्स के समय लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी और वी मिन के समय लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी। तो आप क्या करोगे, बिना फ्रिक्शन के आप चेक करो कि इसकी टेंडेंसी किधर है। तो बिना फ्रिक्शन में क्या होने वाला है, अगर आप बहुत स्लो गाड़ी को चला रहे हो और टर्निंग ले रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्शन का नीड है वो इंक्लाइन पेन के अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप ये फ्रिक्शन को लगा दिए। तो एफबीडी जब आप बनाओगे तो सीधी सी बात है, अगर एक ऑब्जर्वर इस बॉक्स पे ही बैठा है या इस गाड़ी पे ही बैठा है तो उसको ये रेस्ट पे दिखेगा। तो मैं क्या किया, सभी को एक्स और वाई में तोड़ लिया। तो एक्स और वाई को तोड़ोगे तो एक्स में मैंने क्या किया, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, वाई में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, फिर मैं डिवाइड कर दिया तो वहां से मुझे वी मिल आ गया अंडर रूट आर जी ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस वन। ओके। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा स्पीड अप कर दोगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्पीड अप करोगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो टर्निंग ले रहे हो तो स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे। बस ये दिमाग में रखना, और स्लिपिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट ही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ओके। तो फिर से अगेन हम लोग एक्स और वाई में अगर इस सारे फोर्सेस को तोड़ ले, तो अगर एक ऑब्जर्वर इस बॉक्स पे ही बैठा है या गाड़ी में बैठा है तो उसको फिर से सारे फोर्सेस बैलेंस करने होंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बैलेंस किया, फिर से डिवाइड किया, तो वहां से जो रिजल्ट आ रहा है वी मैक्स का कुछ ऐसा आ रहा है। प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम में तो इतना आप डिराइव नहीं कर सकते, तो कैसे याद रखें। तो एक चीज तो आपको याद रह जाता है, आरजी वाला टर्म तो अंदर ही आता है। अब देखो ब्रैकेट में कैसे याद रखें, तो ऊपर tan थीटा म्यू तो दोनों में ही रहेगा, है ना, नीचे म्यू tan थीटा और वन नीचे रहेगा। तो ये दिमाग में रखना, ऊपर tan थीटा और म्यू रहेगा और नीचे वन और म्यू tan थीटा रहेगा। अब यहाँ पे क्या अब बुद्धि लगा सकते हो कि अगर मिनिमम की बात किया है तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना है तो नीचे प्लस रहेगा और ऊपर माइनस रहेगा। और वी मैक्स में क्या होगा, न्यूमरेटर को बड़ा होना है तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे हमको हमेशा वन से सब्ट्रैक्ट ही करना है म्यू tan थीटा को, ये बस बुद्धि लगाना। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कुछ एक और ट्रिक दूंगा, जैसे कि अगर मान लो पुली ब्लॉक वाले में हम लोग देखते हैं पुली से पुली अगर कनेक्टेड होता है तो उसमें बहुत लंबा चला जाता है सोल्यूशन। तो अगर नीट एग्जाम में या जेई मेंस में आ जाता है तो टाइम कम होने की वजह से वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको करने का एक आसान तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज आप इसको अच्छे से समझे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछना, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।